इस सेशन में एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ, जिसके अंतर्गत हम आपको इकोनॉमिक्स के क्लासेस को हम पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पिछले उसमें मैंने आपको व्हाट्सएप के आपके ग्रुप पे मैंने बता दिया था कि एग्रोनॉमी खरे सर पढ़ाएंगे और मैं जो हूँ आपको इकोनॉमिक्स में कंटिन्यू करता चला जाऊँगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं कि मैं एग्रोनॉमी को भी मैं फिर देखूंगा कि मैं आप लोग को पढ़ा सकूँ। तो अभी जो मैं इकोनॉमिक्स को लेकर के चल रहा हूँ, आपको लास्ट जो मैंने छोड़ा था, उस लास्ट जब मैंने आपको छोड़ा था तो उसमें मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में बताया था, जिसमें से आपको थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस बता दिया था। आज हम आपके साथ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस को लेकर के आगे चलेंगे। तो आज प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस जो होता है उनके मुख्य बातें कई एक हैं, जिनमें से कुछ एक आपको बताना चाहूँगा जो कि जिसमें कि आपको सुविधा हो उस चीज़ को समझने के लिए। जिसमें से पहला है उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों पर लागू होना। प्रतिफल का ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है अर्थशास्त्र का एक आधारभूत सिद्धांत है और ये कृषि, खुदाई, खान की खुदाई, मछली पकड़ना, गृह निर्माण, उद्योग धंधे आदि समस्त क्षेत्रों में लागू होता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, स्कोप में अगर आप जा करके आप देखें, मेरा स्कोप वाला वीडियो उठा करके देखिएगा तो उसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है कि किस प्रकार से खेती, खान की खुदाई, मछली पकड़ना, गृह निर्माण में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगता है। ये होगा ही होगा, ये इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। नंबर 2, विभिन्न आविष्कारों के लिए उत्तरदायी होता है। ये जब हमको किसी भी कंडीशन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है, यानी कि घटते हुए क्रम के उत्पादन पर हमें रिटर्न मिलता है, तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा आविष्कार करें जिससे कि हमको जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न घट रहा है वो हमारा बढ़ने लगे। तो इस नियम की क्रियाशीलता को रोकने के लिए हमको अनेक आविष्कार करने पड़ते हैं और नई नई विधियों का खोज करनी पड़ती है, जिसके द्वारा हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में बदल सकें या इस नियम की क्रियाशीलता को लंबे समय तक स्थगित करने के लिए हम नई नई खोज को करना पड़ता है। या तो उसको लंबे समय तक उसको स्थगित कर दें या फिर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में हम बढ़ जाएं। तो हमको विभिन्न आविष्कारों के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर जनसंख्या के प्रवास के लिए उत्तरदायी, यानी कि अगर हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लग जाता है, अगर भूमि पर आप जानते हैं जैसे कि हमारे पॉपुलेशन हमारी यहाँ बढ़ रही है तो भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हम उस जनसंख्या की संपूर्ण रीति से उनकी जरूरतों को पूरा हम नहीं कर पाते हैं। और जब इस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक्टिवेट होता है, हम उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और जब हम उसको पर्याप्त रूप से हम उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो जनसंख्या एक देश से दूसरे देश में प्रवास के लिए मजबूर हो जाती है, माइग्रेशन होने लगता है। तो उसको रोकने के लिए भी हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रोक सके, हम उसकी क्रियाशीलता को रोक सके। ये दूसरा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तीसरा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है उसके बाद नियम पर रहन सहन का निर्भर होना। जैसा नियम है वैसा हमारा रहन सहन होता है। यदि किसी देश में अन्य उपादानों की अपेक्षा श्रम में तीव्र गति में वृद्धि होती है तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण श्रम में वृद्धि हो रही है, बाकी सब एज इट इज है। श्रम में वृद्धि हो रही हो तो उत्पत्ति का ह्रास नियम लागू होने के कारण लोगों का
रहन सहन निम्न स्तर का हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा मजदूर है, इतना ज्यादा श्रम है हमारे पास कि हम उनको कम पैसों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम उनको कम पैसों में इस्तेमाल करते हैं तो हम उनके रहन सहन को हम गिरा देते हैं। वो खुद ब खुद गिर जाएगा, क्योंकि हम उनको कम पैसा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, उनको कम पैसा मिलेगा, उनका रहन सहन गिर जाएगा। इसी के विपरीत यदि जनसंख्या की अपेक्षा पूंजी में अगर हम वृद्धि करते हैं, जनसंख्या की अपेक्षा हम पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान में अधिक वृद्धि करते हैं, तो प्रतिफल वृद्धि नियम लागू होने के कारण जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। पूंजी का मतलब हम एक तरह से कह लीजिए, पूंजी हमने आपको बताया था कि चल अचल संपत्ति पूंजी है। तो जब हम उसमें कोई भी चीज को लगाते हैं, भूमि को बढ़ा दें, वो भी पूंजी है। कैपिटल, उसके अंतर्गत बहुत चीजें आती हैं, आपके सारे क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स हैं, वो आपके कैपिटल में आएंगे। मशीन्स हैं, वो आपके कैपिटल में आएंगी। टेक्निकल, आपने बता अभी मैंने आपका क्या बताया, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज का मतलब हम एडवांस मशीन्स को हम ले आए, हम और अच्छी तरीके से ले आए। हम उसको नहीं बढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, श्रम को नहीं बढ़ाएंगे, हम पूंजी को बढ़ाएंगे और टेक्निकल नॉलेज को हम बढ़ाते हैं। और जब हम इन दोनों को बढ़ाते हैं तो हम कम श्रम में हम ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन ले पाते हैं, और उस तहत लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लग जाता है और उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है। और पांचवा, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है और प्रतिफल का ये यूनिवर्सल लॉ है और सभी राष्ट्रों में यह लागू होता है। आज आपका ये क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न खत्म हो गया। आज अब दूसरा हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इसमें आपको थोड़ा ही बता करके हम इसको रोकेंगे, उसके बाद फिर आगे हम बताते चलेंगे इसके बारे में। और दूसरा है हम जो इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, अब आता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, प्रतिफल वृद्धि नियम। इसमें यदि किसी उत्पादन कार्य में अल्पकाल में किसी स्थिर साधन के साथ साथ परिवर्तनशील साधन या साधनों की इकाइयां बढ़ाने पर उपादानों के अनुपात की अपेक्षा सीमांत उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है। यानी कि उपादानों के अनुपात की अपेक्षा, उपादान यानी कि जो फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स है, उनके अनुपात की अपेक्षा मार्जिनल प्रोडक्शन में अधिक वृद्धि होती है। तो उत्पादन में पाई जाने वाली इस प्रवृत्ति को प्रतिफल का उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। इसको हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। यानी कि किसी स्थिर साधन के साथ साथ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां बढ़ाने पर, यूनिट्स को हम बढ़ा रहे हैं, उन साधनों की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं। जैसे कोई दूसरा साधन ले लेते हैं, जैसे कि श्रम और पूंजी की इकाइयों को हम बढ़ा दें, भूमि हमारी स्थिर रहेगी। हमारा स्थिर साधन में भूमि है, उसमें हम श्रम और पूंजी को हमने बढ़ा दिया, तो इकाइयों के बढ़ाने पर उपादानों के अनुपात में, जिस अनुपात में हमने श्रम और पूंजी को बढ़ाया, उस अनुपात की अपेक्षा मार्जिनल प्रोडक्शन में अधिक वृद्धि होती है। जिस रेशियो में हम श्रम यानी कि लेबर एंड कैपिटल को हम जब बढ़ाते हैं, तो उसके रिलेशन में अगर हम बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्शन में अधिक वृद्धि होती है, और उत्पादन में पाई जाने वाली इस वृद्धि की प्रवृत्ति को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। समझ में आया आपके? यानी कि एक स्थिर साधन कौन सा है? भूमि है, उसको वो उतना ही रहने देंगे क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है कि हम और जमीन खरीद पाए। तो अब हम क्या करें? तो हमने उसके अंदर श्रम और पूंजी को बढ़ा दिया, और जब श्रम और पूंजी को बढ़ाया तो जिस
इकाई, उनकी इकाइयों को जब हमने बढ़ाया तो जिस रेशियो में हमने इकाइयां बढ़ाई उससे अधिक हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन होने लगा, और इस प्रवृत्ति को हमने कहा, क्या कहा? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। आज हमने आपको यह समझा दिया कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में और आगे अब आपको हम कल समझाएंगे, कल आपको बताएंगे। आप इसके लिए तैयार रहिएगा।